एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विथ आर्या में। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र पॉइंटर में मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं। अगला पार्ट देख रहे हैं जहां मार्ले मिंटो सुधार से पढ़ेंगे। इसके पहले का हम पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। तो मार्ले मिंटो जो सुधार बिल पारित किया गया था वो 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट में क्या व्यवस्था थी आगे देखते हैं। वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, देश के विभाजन के लिए जो उत्तरदायी कारण था यहाँ दिया है। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था। विधानसभा में जो मुस्लिम और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्थान का आरक्षण किया गया था वो मतभेद के बीच थे। यही घटना हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में। आगे चलते हैं, जो विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। आगे देखते हैं 1909 में मार्ले मिंटो सुधार होने के बाद दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जहां पे राजधानी भी परिवर्तित हुई थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। मतलब दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी बनी थी वो कलकत्ता बनी थी। वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। जब राजधानी कलकत्ता से को दिल्ली लाया गया 1912 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। उस समय भारत का जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। आगे दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 ईस्वी में। 1911 में घोषणा हुई थी, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी, ये बात बोला गया था दिल्ली दरबार में, और 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी भारत की। आगे नोट दिया है यहाँ पे। वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। यही दिया है कि 1911 में घोषणा हुई थी कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। आगे देखते हैं। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, लॉर्ड हार्डिंग पर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। भारतीय प्रांत के रूप में बिहार का गठन हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार का गठन हुआ था 1912 ईस्वी में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, देखते हैं। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो 1916 में जो अधिवेशन आयोजित हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही समय पर अपना अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 ईस्वी में। तो जो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था ये 1916 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। पूछ लेता है 1916 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किसके बीच हुआ था, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। आगे, अतिवादियों एवं उदारवादियों की पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी एनी बेसेंट और तथा बीजी तिलक। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था। तो जो 1916 का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, तो उनके बीच जो समझौता हुआ था वो समझौता कराए थे बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था। कौन सा निर्णय था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। मुस्लिम लीग ने जो मांग किया था कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए,
तो इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था 1916 के अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल प्रदर्शित करता है 1916 से 1922 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में सत्य है। लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में उसके बारे में दिया गया। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे। तो यही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी को किसानों की समस्याओं के बारे में बताया गया था कि चंपारण में इस तरह से किसानों के साथ हो रहा है, नील की खेती को लेकर जबरी नील की खेती कराई जा रही है। तो राजकुमार शुक्ल जो थे बिहार के चंपारण जिले के, वो महात्मा गांधी को इस बात से अवगत कराए थे। तो महात्मा गांधी चंपारण गए हुए थे। आगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में सत्र है। इसी में उदारवादी और उग्रवादी के बीच मेल स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं, होम रूल लीग आंदोलन देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया एनी बेसेंट ने। वर्ष 1916 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई थी, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एक होम रूल लीग आंदोलन तिलक का था और एक एनी बेसेंट का था। दोनों का अपना अलग अलग था। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा एच.एस. अलकाट्स में से होम रूल लीग की स्थापना में योगदान नहीं था। किन्होंने होम रूल लीग में अपना योगदान नहीं दिया था इनमें से? तो एच.एस. अलकाट ने अपना योगदान नहीं दिया था। आगे देखते हैं। सी.आर. दास, एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा बी.जी. तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो होम रूल आंदोलन से सी.आर. दास नहीं जुड़े थे, बाकी एस. सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बी.जी. तिलक होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कब अपनी शक्ति को दिखा पाए थे? कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आगे, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल लीग के संबंध में सत्य है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तो होम रूल लीग को 2 लोगों ने प्रारंभ किया था, एक एनी बेसेंट थी और एक तिलक थे। तो तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो अधिक प्रभावशाली था, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सही दिया हुआ है। आगे चलते हैं। एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर. पॉम दत्त में से फेबियन आंदोलन का सदस्य थे। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की सदस्य थी। आगे, एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी। आगे, वर्ष 1920 में वह संस्था जिसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया। उसके पहले उनका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग। आगे, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में दिया हुआ है, पढ़ेंगे। गांधी जी और उनके जो भी प्रारंभिक आंदोलन रहे, जो जो आंदोलन उन्होंने किया, उनके बारे में दिया हुआ है। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं वाकानेर के। तो गांधी जी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं वाकानेर के। आगे, महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी वह श्यामल दास कॉलेज भावनगर में था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस टाइम उन्होंने पत्रिका लिखी थी इंडियन ओपिनियन। इसका प्रकाशन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में ही। आगे, फिनिक्स फार्म है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। उनका आश्रम जो फिनिक्स फार्म है ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में ही है।
एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत से सत्य और अहिंसा, गांधी जी का सिद्धांत जो रहा है शुरू से सत्य अहिंसा का रहा था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी जो भी करना चाहते थे उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी। वो हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाए, अहिंसा से अपने जो भी आंदोलन किए, अहिंसात्मक रूप से हिंसा, जहाँ भी हिंसा हुई उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। आगे, गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये सही है। विकल्पानुसार गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को, तो हड़ताल को उन्होंने सबसे अंतिम रूप से जगह दिया था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। तो जो सत्याग्रही थे उनको हमेशा यही सिखाएं कि एक दूसरे से द्वेष का भाव न रखें। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था आत्मनियंत्रण का। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए जो सर्वोत्तम तरीका बताया था उन्होंने बताया आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी में वे भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 21 साल तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रंग भेद के कारण दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पीटर मारिसबर्ग से उन्हें ट्रेन से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था। आगे, एम.के. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में उन्होंने भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे सत्याग्रह आश्रम नाम दिया था। अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे उन्होंने जो आश्रम बनाया था अहमदाबाद में, उसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिए थे गांधी जी। महात्मा गांधी जी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है फिनिक्स आश्रम, जो उनका दक्षिण अफ्रीका में आश्रम रहा, फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। सेवा धर्म को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक रूप से जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। उनका अर्थ यही था कि राजनीति का अर्थ उनका यही था कि जन कल्याण के लिए हमेशा सक्रिय रहिए। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसकी विशेषता है नैतिकता, धर्म, मानवता। सत्याग्रह शब्द को गढ़े थे महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था। बिहार के चंपारण में नील की खेती की जो 3 कठिया प्रथा थी उसको लेकर जो 1916 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो राजकुमार शुक्ल ने जो बिहार के चंपारण के थे उन्होंने गांधी जी को इस बात से अवगत कराया कि वहाँ नील की खेती जबरन किसानों से कराई जा रही है, इस तरह की समस्या है। तो वो चंपारण गए महात्मा गांधी जी, तो वहीं उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया चंपारण में किसानों के लिए। आगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए महात्मा गांधी ने। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वह थे बतक मियाँ। जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में गए थे बिहार, तो वहाँ पे उनको मारने की कोशिश की गई थी, जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें से ये जो बतक मियाँ है ये रसोइया थे, उन्होंने गांधी जी की जान बचा ली थी उन्हें जहर नहीं दिया। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए।
विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। कौन कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावित हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई वो क्रम से दी हुई हैं। तो पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ। तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्रम से सजाने को दे देता है। तो चंपारण सत्याग्रह पहले, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, फिर असहयोग आंदोलन हुआ। आगे, महात्मा गांधी के बारे में सही कथन है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी जी का विवाह हो गया था। कस्तूरबा के साथ उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे गांधी जी। आगे, महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही वाक्य से महात्मा गांधी के जीवन में बदलाव आया। जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट पुस्तक, जिसको महात्मा गांधी ने पढ़ा, उनके जीवन को बदला। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। आगे, गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही। जो गांधीवादी विचारधारा है वो हमेशा रस्किन, थोरो एवं टॉल्स्टॉय से प्रभावित रही है। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे वे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे, लेकिन वे स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किए थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे, गांधी जी के संदर्भ में सही कथन है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा। आगे, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जब बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए गए थे गांधी जी ने, तो उनके नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो महात्मा उनको संबोधित कौन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वह था वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम के संबंध में सही कथन है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। आगे, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। गांधी के अनुयायियों A.N. सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, J.B. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक थे, तो J.B. कृपलानी एक शिक्षक थे। G.D. बिरला, जमनालाल बजाज, J.R.D. टाटा एवं बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे। जमनालाल बजाज 1930 में जेल गए थे। आगे देखते हैं, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह विवरण है जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। तो जब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी के सबसे करीबी मित्र रहे हैं वो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज रहे थे। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल को। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।
भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है गांधी जी की मृत्यु होने पर। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किए थे लॉर्ड माउंटबेटन ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे, तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इन्होंने गांधी जी को सलाह की दी थी कि भारत में पहले वर्ष आप खुले कान लेकिन मुंह को बंद करके व्यतीत करें। देखिए, समझिए, ये उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था उन्हें। आगे, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह दी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, यह किसने कहा था? M.K. गांधी ने। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे M.K. गांधी। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण से। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया। आगे, वर्ष 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में है दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में सही कथन है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। आगे देखते हैं। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार से क्या तात्पर्य था? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो वो जो गांधी जी का नवाचार है गांधीयन इनोवेशन, उसका अर्थ यही था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिकतम लोगों के लिए था। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले घटित हुई थी, सबसे पहले घटित हुआ था चंपारण सत्याग्रह। आगे, चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए जो कदम उठाया था वह क्या था? चंपारण कृषि समिति की स्थापना। आगे देखते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो चंपारण में जो समस्या थी नील की खेती की, 3 कठिया प्रथा की, तो वो यही था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये अंग्रेज लोगों ने बोल दिया था, इसी से वहाँ के किसान परेशान हो गए थे। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु। नील कृषकों की जो भी समस्याएं थी उसके समाधान के लिए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में। आगे, सही कथन है। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो कौन कौन से लोग महात्मा गांधी का साथ दिए थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है किसका? राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल ने ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण समस्या से अवगत कराए थे। आगे, चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, ये लोग महात्मा गांधी का साथ दिए थे। आगे, चंपारणी कृषि जांच समिति के सदस्य थे DJ रीड, महात्मा गांधी, AC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और G रैनी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया वह है चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को चंपारण समस्याओं को समाधान के लिए। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। इसे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इस महात्मा गांधी का सहयोग किया था। आगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, तो राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण में सत्याग्रह किए थे उसका विरोध किए थे एनजी रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। आगे देखते हैं, किसान आंदोलन एवं किसान सभा के बारे में दिया हुआ है, देखेंगे हम लोग। चंपारण, बारदौली, बेगू तथा बिजौलिया में से भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही कथन है। प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। आगे देखते हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। जवाहरलाल नेहरू का संबंध नहीं था। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किए थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ में किसानों द्वारा चलाया गया था। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था तो अवध में संगठित किए थे। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों में से सही सुमेलित है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो किसान आंदोलन चलाए थे वो बिहार में, खुदाई खिदमतगार NWFP स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में, अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम में। आगे 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। आगे, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने जिस समाचार पत्र को प्रकाशित किया वह था लोक संग्रह। तो लोक संग्रह का प्रकाशन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसमें क्या था? किसानों पे जो भी विपत्ति है उसका सामना करने के लिए, उजागर करने के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले ही। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह में से बिहार के किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे बिहार के किसान आंदोलन से। सही सुमेलित है, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। भारतीय किसान संस्थान NG रंगा से संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक से संबंधित है। बकास संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से। आगे, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था, ये उनकी मांग थी।
बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में, उसका नेतृत्व किया था, जहां वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आगे, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी, किस आंदोलन में? बारदोली सत्याग्रह में। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबंध स्थान था, तो पोचमपल्ली था। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य से प्रारंभ हुआ था भूदान आंदोलन। आगे दिया है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में पढ़ेंगे। भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने, अनसुईया बेन, शंकरलाल बैंकर आदि ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वर्ष 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो 1929 में जो नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम.एन. रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1936 से 39 ईस्वी। 1936 से 1939 ईस्वी तक चला था ट्रेड यूनियन आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में सही कथन है, देखते हैं। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, पॉइंटर का घटना चक्र। आप लोग का जो भी आगामी एग्जाम्स है उसका रिवीजन करने के लिए बेस्ट बुक है ये। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए यहाँ से। चलिए देखते हैं। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में दिया है, पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का जो लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में भरा जा रहा था रॉलेट एक्ट, तो वही जो सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था रॉलेट एक्ट में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुआ था यह घटना। तो देखते हैं। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो बिना मुकदमा चलाए ही बंदी बनाकर जेल में भरा जा रहा था लोगों को। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में सही कथन है। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। रॉलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था। जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में उसका कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह।
आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। दी अनार्किल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था रॉलेट एक्ट। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद घटी थी। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था अमृतसर शहर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग वहां एकत्रित होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और गोली चलवा दिया था जनरल डायर ने वहां पे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो उसने डायर ने गोली चलवा दिया था। तो उस समय इन्होंने अपना हॉनर जो मिला हुआ था वो अपना वापस कर दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था जलियांवाला जनसंहार के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि भी त्याग दिए थे। डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना तथा 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम है। देखते हैं। डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया पहले, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आगे हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग की घटना से, क्योंकि इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया हुआ था निहत्थी भीड़ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर को लंदन में मार डाला था। उधम सिंह ने लंदन में उन्हें मार डाला था, क्योंकि इन्होंने ही जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, इसलिए उधम सिंह ने उन्हें मार डाला था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे देखते हैं। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के रूप में विशेषीकृत किया है जलियांवाला बाग का नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। तो रॉलेट एक्ट। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन दिया है, पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य रहा है? भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। किसे? महात्मा गांधी को खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो महात्मा गांधी ने देखा था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी, तो हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी इस पदवी को। वह जिसने महात्मा गांधी को सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा एम.ए. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो एम.ए. जिन्ना ने किया था। खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। आगे जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू किए थे, मोहम्मद अली किए थे, स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था।
वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी। तो यह सभा इलाहाबाद में हुई थी। इस मसले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिंसन के इस कथन का संबंध किस घटना से है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन से 1919 से 1922 ईस्वी तक। वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा रही है? तो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा रही है। असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो वर्ष 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। खिलाफत का प्रश्न। नमक कानून, पंजाब में अत्याचार तथा रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो नमक कानून था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था, असहयोग आंदोलन के समय में ही दिया था। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य तथा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए थे स्वराज्य और स्वशासन हेतु आंदोलन। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। इस आंदोलन की अवधि में 1920 से 1922 थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। आगे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। जो शराब पीते थे उस प्रदेश का क्या नाम था? तो बिहार था। आगे, असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी थी। हिंदू मुस्लिम एकता में भी वृद्धि हुई थी। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, तो कौन सा था? कैसरे हिंद की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया था, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी कैसरे हिंद की उपाधि। आगे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो बाल गंगाधर तिलक। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे। तो कहाँ से सक्रिय थे? छपरा में, जो बिहार में पड़ता है, यहाँ से एक्टिव थे राहुल सांकृत्यायन। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 4 फरवरी 1922 ईस्वी। कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी रहता है, तो यहाँ दिया है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो थी वो थी 4 फरवरी 1922 ईस्वी। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में, जो यूपी में पड़ता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे गांधी जी ने। गांधी जी जिस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ, यह समाप्त हुआ था 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर मुंजे ने किया था। असहयोग आंदोलन के समय स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किया था? स्वामी विद्यानंद ने बिहार में कृषकों का नेतृत्व किए थे। किस आंदोलन के समय? तो असहयोग आंदोलन के समय। घटनाओं का सही क्रम देखते हैं। चौरी चौरा कांड हुआ, बारदोली सत्याग्रह हुआ, प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। चौरी चौरा कांड पहले हुआ, फिर बारदोली प्रस्ताव, फिर असहयोग आंदोलन का स्थगन। आगे,
1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था महात्मा गांधी जी को। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी, तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया ये असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता। आगे सुमेलन दिया हुआ है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सही सुमेलित है, देखते हैं। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। इसी अधिवेशन में जो लाहौर में हुआ था 1929 में। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को। अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आगे कथन और कारण दिया हुआ है। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस स्थगन का C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था। तो कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन कारण सही कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया, तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी जहांगीर, फिरोज सेठना और सीतलवाड़ आदि ने। आगे पढ़ेंगे स्वराज पार्टी का गठन जो 1923 में हुआ था, देखेंगे। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह कौन सी है? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। आगे स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था किन्होंने? C.R. दास ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 ईस्वी में। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू C.R. दास द्वारा 1923 में गठित की गई पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास आयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा C. राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था, तो राजगोपालाचारी दल में नहीं थे। राजगोपालाचारी। आगे मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, N.C. केलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। आगे बिहार में स्वराज दल का गठन किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल के गठन किए थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। घटनाओं का सही कालक्रम है लखनऊ समझौता, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, फिर स्वराज दल की स्थापना हुई। आगे स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो M.A. जिन्ना ने किए थे। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, तो ये सूत्र की घोषणा C.R. दास ने किया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। आगे 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर थे विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, विट्ठल भाई पटेल। आगे पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था भारत, जिसका विरोध किया गया था, तो पढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में।
साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन जो गठन किया गया था, जो भारत आया 1928 ईस्वी में, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ही जोरदार तरीके से विरोध किया गया था। आगे, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में और 1928 में ये भारत आया था। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया था, तो क्या उद्देश्य था? संवैधानिक सुधार पर विचार के लिए आया था। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, सर जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, सर जॉन साइमन, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो लॉर्ड इरविन ने के सुझाव पर किसी भी भारतीय को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। आगे, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन के संबंध में सही है, उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन के संदर्भ में सही कथन है, इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। इसने कितनी बार भारत का दौरा किया था? 2 बार। आगे, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है, क्या क्या सही है देखते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था, उसी में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। कथन कारण दिया है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एमएल नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मांग की थी। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी। तो अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आगे, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था? मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, तो 1929 के दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था 1929 में। आगे देखेंगे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में वह लीग को स्थापित किया गया था। आगे क्या दिया है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो 1929 में हुआ था। रावी नदी के तट पे चलिए झंडा फहराया गया था, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो किसने कहा था? मौलाना हजरत मोहानी ने। आगे, वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। हजरत मोहानी ने रखा था प्रस्ताव। आगे, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया वर्ष 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे,
1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया तो जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था तो जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को फहराया गया था रावी नदी के तट पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। आगे पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था कहाँ से? दांडी से। आगे चलते हैं। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी तो गुजरात के सत्याग्रही सबसे ज़्यादा थे दांडी यात्रा में। गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था कौन कौन? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक चली थी। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में सबसे पहले घटित घटना कौन सी थी? तो साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले घटित घटना है। कथन क्या दिया है? महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो तो कथन सही है, कारण गलत है। महात्मा गांधी का ये उद्देश्य नहीं था कि गरीबों को मुफ्त में नमक दिया जाए। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है पंडित मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, M.K. मुंशी नाव को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये किसने बोला था? महात्मा गांधी बोले थे अपनी दांडी यात्रा के समय। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समुचित यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलनों के नेता के रूप में उसका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया था। किसने स्थान लिया था? अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे, यरवदा जेल में थे वो। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था तो वेब मिलर को ठहराया था। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था तो किसने? राजा गोपालाचारी ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक के साथ एक और कर का विरोध किया था तो किस कर का विरोध किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। नमक के साथ साथ चौकीदारी कर का भी इन्होंने विरोध किया था। आगे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे पेशावर कांड के नायक। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में।
बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किसको दिया था? रचनात्मक कार्य को महत्व दिए थे गांधी जी ने। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को गिरफ्तार किया गया 13 जून 1932 को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कहाँ की? पटना की। आगे देखेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौते में सम्मिलित मांगे थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन में संबंध जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई करना जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था इरविन और गांधी के बीच। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच, महात्मा गांधी के बीच सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो उस समय जो समझौता हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में समझौता हुआ था, वही गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था, तो सरोजनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा बोली। गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा गया, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आगे आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही कालानुक्रम दिया है, क्रम से देखते हैं। पहले मार्ले मिंटो सुधार, फिर जलियांवाला बाग त्रासदी, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस का कराची अधिवेशन दिया है 1931 ईस्वी में, देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। किसने? एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम दिया है, देखते हैं। पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हुई, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। पहले गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु को फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम देखेंगे। पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर भगत सिंह को फांसी हुई, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, फिर पूना समझौता हुआ। आगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में दिया है, हम लोग पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन को। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, देखते हैं। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सही है, देखेंगे। वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, तो ये सही दिया है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कौन लिए थे? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी। कथन कारण दिया है, आगे देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था, तो इसमें ये जो दिया है वो गलत है, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, महात्मा गांधी ने किया था, और आर सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, ये सही है। आगे
महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी की जहाज में गए थे उसका क्या नाम था? तो SS राजपूताना। ये सभी वन लाइनर दिया है पॉइंटर फॉर्म में, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकते हैं, तो वन लाइनर है क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से आगे, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लौटे थे। भारत खाली हाथ लौटे थे कहाँ से? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। सम्मेलन जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये असफल रहा था। किसके लिए? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। आगे, उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उसका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थी, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्र में संपन्न हुई थी। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था वो कौन सा सम्मेलन था? 1932 वाला तीसरा सम्मेलन था। सही कथन है, देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। आगे पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था, देखेंगे इसके बारे में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। कथन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। आगे, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो इसमें A और R दोनों सही है और A का सही स्पष्टीकरण है R। आगे देखेंगे, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने पृथक चुनाव क्षेत्र व आरक्षित सीटें आवंटित की थी मुसलमानों, सिखों तथा अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई 71 व 147। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कथन क्या है? पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे कथन, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों में होता था। तो दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में जिस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया वह जेल था यरवदा जेल। डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। आगे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। किसका किसका हस्ताक्षर था पूना पैक्ट पे? देखते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो जो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुआ था अंबेडकर ने किया था, लेकिन गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया था पूना समझौता 1932 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय,
सी राजगोपालाचारी तथा एम के गांधी में से 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किए थे, सी आर राजगोपालाचारी ने किया था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं किए थे। 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जी.डी. बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई 1934 में। तो सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 में पटना में हुई थी। एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तालु पिल्लई तथा आचार्य नरेंद्र में से कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी पार्टी के गठन किए थे 1934 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। सही कथन है, देखते हैं। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत में बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। आगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन देखेंगे। 1937 ईस्वी में हुआ था गठन। आगे पढ़ेंगे। वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल राज्य ने कांग्रेस में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में मुंबई, असम, उड़ीसा तथा बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, बम्बई और असम में। आगे वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है 5। बिहार, मद्रास, उड़ीसा तथा पंजाब में वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो पंजाब में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह का। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिन्हा ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था वर्ष 1939 में। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही कालानुक्रम है। पीरपुल रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। आगे पढ़ेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो 1939 ईस्वी में हुआ था, देखेंगे इसके बारे में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह कहाँ स्थित है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया वह था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन।
वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता, सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। आगे हम देसी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। देसी रियासतें दी हुई हैं, देखेंगे। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार और देसी राजाओं के मध्य संबंधों को सुधारना बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था वर्ष 1927 में। वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकारित हुआ था 1947 में। राज्यों के विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया वह है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। आगे जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी, पंजाब ने। देसी राज्यों में से यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दिया है, देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। आगे कथन और कारण दिया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की आशा थी। नहीं, ये दोनों गलत है। आगे चलते हैं। कथन, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। आगे द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था वर्ष 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था? विंस्टन चर्चिल। हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग, हेडिंग पढ़ेंगे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने कहा था। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया गया था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है, वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। आगे पढ़ेंगे। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा है रहमत अली ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? मोहम्मद अली ने। आगे पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुजम्मा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, कहाँ पे? लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था, कहाँ पे? लाहौर में। वह तिथि जहां मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे दिया है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ, पढ़ेंगे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? विनोबा भावे को। द्वितीय सत्याग्रही विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया जबकि दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने। पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। भारत में क्रिप्स मिशन आया था वर्ष 1942 में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित था। क्या क्या था देखेंगे।
भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। तो ये बोला गया था क्रिप्स प्रस्ताव में, जो 1942 में आया था। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था, देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही क्या है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। आगे, वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बोला था, टूटते हुए बैंक का एक चेक है। आगे, क्रिप्स प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था, तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने महात्मा गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने। हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है, देखेंगे डिटेल में भारत छोड़ो आंदोलन को। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, डेट 9 अगस्त 1942 का डेट था, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के जिस मैदान में पारित किया गया वह है ग्वालियर टैंक मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं की अपनी जनता की प्रभुता स्वीकार करने को कहा। आगे, यह कथन है हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो का संबंध रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में क्या क्या सत्य है, देखेंगे। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया व यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। उपयुक्त सभी पार्टियों ने समर्थन नहीं किया था। आगे देखेंगे, ए.के. आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, महात्मा गांधी ने बनाया था, महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार के वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, वह थे श्री कृष्ण सिंह ने सक्रिय रूप से भाग लिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में। श्री कृष्ण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रह गए थे। कौन? अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या फल था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, तो ये फल रहा है। आगे देखेंगे, आगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया उषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम था लुई फिशर नाम था।
लुई फिशर। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, एक अमेरिकी पत्रकार थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे हैं, बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं। कथन और कारण दिया है, देखेंगे। लॉर्ड लिथलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो कथन और कारण दोनों सही है। राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खान पैलेस में। महात्मा गांधी जी को कैद करके रखा गया था। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें सबसे अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान मिली किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कथन कारण दिया है, देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही दिया है। आगे भी कथन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण क्या है? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। इसका एक कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। आगे चलेंगे। कथन कारण फिर से है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया तथा सतारा में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। राष्ट्रीय सरकारों का सही सुमेलन है, रैयती सरकार बारदोली गुजरात, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, प्रजामंडल तालछड़ उड़ीसा, जातीय सरकार तामलुक बंगाल। तामलुक बंगाल। आगे देखेंगे कथन कारण दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजा गोपालचारी ने दी वे आउट ऑफ पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया गया। संविधान गतिरोध का हल में एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, संवैधानिक गतिरोध का हल था। ऑपरेशन रूबिकॉन कूट संबंधित था, एक कूट वर्ड था। जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित है ऑपरेशन रूबिकॉन। मतांगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली तथा शांति घोष में से वह स्वतंत्रता सेनानी जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, बाकी मातंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली संबंधित हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वर्ष 1939 में। आईएनए दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किया था मोहन सिंह ने। आईएनए मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फुजीवारा का। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित मान्यता प्रदान करने वाले देशों की संख्या थी 9। आगे
वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलय में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित है रंगून में। आगे देखेंगे, राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल तथा बीसी दत्त में से वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज INA से नहीं जुड़ा हुआ था, बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। ऐसे डांगे, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान तथा जनरल मोहन सिंह में से वह व्यक्ति जो आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं था, तो ऐसे डांगे आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। आगे एक नारा दिया है, देखेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथा INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो सीलभद्र याजी। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम दिया था, तो निकोबार द्वीप का नाम दिया था स्वराज द्वीप। आगे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था राशिद अली को। गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, मोहन सिंह ने। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की भूलाभाई देसाई ने। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली से। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आज़ाद हिंद फौज में इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। आगे देखेंगे, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कैलाश नाथ काटजू ने नहीं की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थी वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बारे में दिया है, देखेंगे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई सर P. लॉरेंस द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन ने। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा लॉर्ड एमरी में इसका सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। इसका प्रस्ताव मई में आया होगा। इसने अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण संबंध है कैबिनेट मिशन के बारे में बोला गया है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण के अधिकार में से सही नहीं है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति। आगे, वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे, तो कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है। इसमें एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश थी। आगे कथन और कारण दिया है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने दोनों से वार्ताएं की थी। आगे, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे 1946 में। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में।
कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद ने प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेशवाद के लिए प्रभुता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सही कथन है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सरकारों द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वह राजनीतिक दल जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था, समाजवादी दल ने। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था जीवी मावलंकर ने। अंतरिम सरकार का गठन दिया हुआ है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। आगे वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों का विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे तो आसफ अली देखते थे। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वह विभाग था वित्त विभाग। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग सौंपा गया था जगजीवन राम को। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर, भीमराव अंबेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, अबुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो लियाकत अली खान और अबुल कलाम आजाद मंत्री नहीं थे। नोट: 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946 को। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता देखेंगे, भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय यूके की जिस पार्टी की सत्ता थी तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार में जून 1948 में भारत छोड़ने की घोषणा की थी। फरवरी 1947 में घोषणा की थी। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी थी तो माउंटबेटन योजना बनी थी। माउंटबेटन योजना का आधार क्या था? देश के विभाजन और सत्ता के हस्तांतरण की योजना थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947 में। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। कथन कारण दिया है। अंग्रेजों ने भारत को 1947 से स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की, तो ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही थी, ये गलत बात है और ये सही है। आगे, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का बालकर्म प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था ये बालकर्म प्लान। वर्ष 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहते थे। कथन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, तो ये तो सही है लेकिन ये गलत है। माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था कांग्रेस ने, सही है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए।
आगे, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतरिम मौसम समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। आगे, 14-15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। नई दिल्ली वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी तथा अबुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रमत का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। डॉक्टर किचलू ने वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। JB कृपलानी ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की है। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण किया था संविधान सभा ने। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन गाया था सुचेता कृपलानी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजागोपालचारी। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजागोपालचारी। भारत का अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत में राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। माउंटबेटन योजना जून 1947 के लोक निर्माण की संस्तुति की थी सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोहों में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? R कोपलैंड का। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, किसने कहा था? KM पडिक्कर ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज सस्टम। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज सस्टम। अब पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773। ये चैप्टर आपको पॉलिटी में भी मिल जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिल जाता है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को जिस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था तो 1786 के एक्ट द्वारा। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 का एक्ट। 1793 ईस्वी में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनिमय का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन,
काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में गवर्नर जनरल की विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक नहीं था। तो क्या नहीं था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति नहीं था। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था, 1833 का चार्टर एक्ट। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति की गई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। आगे, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी वर्ष 1922 में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सत्य कथन है, देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। सुमेलन दिया है, देखेंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। आगे सुमेलन दिया गया है, भारत की उपनिवेशी सरकार के अधिनियम चार्टर एक्ट 1813 क्या था? प्रावधान क्या था? भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखते हैं। कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 सरकार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। आगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1834 ईस्वी में। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। आगे देखेंगे, सही कथन दिया हुआ है, देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। अधिनियम जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी 1892 ईस्वी में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी का। बॉम्बे, मद्रास तथा कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट तथा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से कम समय तक चला था, सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला था। आगे, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जिस अधिनियम द्वारा की गई थी वह है मिंटो मार्ले सुधार 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा से। मॉन्टेग्यू घोषणा चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी वर्ष 1919 में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। डायरकी सिद्धांत क्या बताता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्धों में विभाजन,
लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव संबंधित थे संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था वर्ष 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य कथन है, देखेंगे क्या सही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 1921 में लागू हुआ तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। कथन कारण देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। कारण क्या था? सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों में प्रत्यायोजित किया गया था। पहला तो गलत दिया है लेकिन दूसरा सही है। आगे चलेंगे, फिर से कथन कारण दिया है, देखते हैं। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजन था। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध को प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया था। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे चलते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तथ्यों में सम्मिलित थे एक संघ का प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्तता देना। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधारित था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता थी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत संघ का प्रस्ताव। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। आगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण, यह एक भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे पढ़ेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता तथा एक अखिल भारतीय संघ में से एक वैशिष्ट युक्त नहीं है। केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन। आगे 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के अधिनियम के बारे में जिसने कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। वह अधिनियम जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे 1923, 1926, 1930, 1934 तथा 1945 में। नोट वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में, जिसने यह कहा कि मुझे आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हो परंतु शरारत छोड़ गए। उपयुक्त बात को संविधान सभा में बहस में कह रहे थे, कौन बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सही सुमेलन दिया है, देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस एक्ट के तहत भारतीय सरकार अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था और द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान हुआ था। आगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त किया गया था। हम लोग देखें अब इसके आगे का अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए इससे।
10 में